यूथ एजुकेटेड है, टैलेंटेड है, डिग्री भी है, स्किल आ ही जाती है, लेकिन उनको डायरेक्शन कौन देगा, एक बहुत बड़ा जो है मोटिवेशन कौन देता है? क्वेश्चन मार्क है। और आज काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करेंगे, और हम इन्हीं टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फरहान जमील, जो कि बिजनेस कंसल्टेंट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, लेक्चरर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं। सबसे पहले तो हम अपने गेस्ट को जो है वेलकम करेंगे और फिर पूछेंगे कि इतनी कम एज और इतने सारे काम। अस्सलाम वालेकुम फरहान, और कैसे हैं सबसे आप? पहले बहुत वालेकुम शुक्रिया कि अस्सलाम। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। बहुत शुक्रिया, वेलकम कहते हैं आपको अपने शो में। Walaikum assalam. Thank you so very much for you guys for inviting. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। हमने बातें तो की जी कि बिजनेस कंसल्टेंट हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, लेक्चरर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उसके अलावा एंटरप्रेन्योर हैं। मेरे ख्याल से इसके अलावा भी चीज़ें होंगी जो हम ऐड नहीं करें, लेकिन बताइएगा कि इतनी कम एज और इतने सारे काम एक साथ कैसे मैनेज करते हैं? मैं दोबारा बता दूं, ये कम एज बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ इस तरह से है कि या आप दूसरी तरफ से ये कर सकते हैं कि मैंने बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट कर दिया। ओके। आई गेस मैं उस वक्त आई वाज जस्ट इन द सेकंड ईयर व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो वो उसके साथ साथ चीज़ें चलती रहीं। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड विद द टीचिंग, देन आई इवन स्टार्टेड 11 बिजनेसेस एंड ऑल दोज बिजनेसेस माशाल्लाह। फेल्ड। और उसके बाद नहीं, माशाल्लाह वाली बात नहीं, दे ऑल फेल्ड, लेकिन उसके बाद आई गेट बैक टू द टीचिंग वंस अगेन। और फिर उसके बाद दोबारा व्हेन आई गेट बैक टू द बिजनेस, इस वक्त 11 बिजनेसेस के हारने के बाद जो सारा सीखा, आई अप्लाइड एवरीथिंग ओवर देयर। और जब वो अप्लाई किया, सो इट वेंट वेल एंड देन आई मीन इट आल्सो कन्वर्टेड टुवर्ड द बिजनेस कंसल्टेंसी थिंग। और आपने कहा कि और माशाल्लाह हार वाली नहीं बात नहीं मानी। है। हाँ, तो मैं चाह रहा था कि जिले ने जो माशाल्लाह कहना मैंने उसको कहा डिफाइन कि- करूं कि हाँ जी, ये माशाल्लाह हार- इस चीज पे कि 11 बिजनेस फेल होने के बावजूद आपने गिव अप नहीं किया। तो सर स्टार्ट करें कुछ खट्टी मीठी बातों से। जरूर, और- योर्स। सर हम बात कर रहे थे कि हमारी यूथ जो है वो एजुकेटेड है, टैलेंटेड है, स्किल्स जो है वो आ जाती हैं, डिग्री की तो भरमार लगी है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है। हमारे पास सबसे पहले कौन सी चीज जो है वो लैक करती है इस हवाले से? सबसे पहले ना, हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो, या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वो एक फैक्ट्री है। जैसे फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट्स निकलती हैं ना, वो सारे स्टैंप्स कर रहे होते हैं, ये पहली प्रोडक्ट निकल गई, दूसरी हो गई, और वो एक मशीन लगी है, ऑटोमेशन के ऊपर सारी प्रोडक्ट बनती जा रही हैं। उस ऑटोमेशन सिस्टम के ऊपर हम स्टूडेंट्स बिल्ड कर रहे हैं। हमने एक वो प्रोडक्ट स्टूडेंट बना दिए, जो एक यूनिफॉर्म मेथड पे बने हुए हैं। हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज इस तरह से करना पड़ेगा कि हमें उसको बड़े इंडिविजुअल लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा। और इंडिविजुअल लेवल की जब हम बात करते हैं, तो जैसे आपने भी जिक्र किया कि डिग्रीज हैं, स्किल्स समहाउ आ जाती हैं, तो फिर क्या चीज़ है जो एक डिफरेंट हो सकती है? वो डिफरेंट ये हो सकती है कि आप उस बच्चे के लेवल पे जाएं, उसको उस लेवल पर जाकर देखें कि इसमें कौन सा टैलेंट है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या है, इस एक इंडिविजुअल के पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, और इस शख्स को थ्रेट्स क्या हैं, किस चीज से ये डरता है। और आप उन सब स्किल्स के ऊपर जब काम करेंगे, तब वो बेहतर अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। और इसके लिए सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को बिजनेस से, क्वांटिटी से निकालना पड़ेगा, एंड वी वुड हैव टू टेक इट टुवर्ड द क्वालिटी साइड। और हर एक बच्चा आपका बड़ा एक फर्निश्ड, एक बिल्कुल कंप्लीट प्रोडक्ट बन के बाहर निकलेगा। लेकिन वो प्रोडक्ट एक यूजुअल प्रोडक्ट नहीं होगा, वो एक वर्थ हैविंग इन द मार्केट होगा, जिसको आप जब मार्केट में लेकर आएंगे, यू विल रियलाइज कि उसके ऊपर एक प्रॉपर काम हुआ है एंड ही इज परफॉर्मिंग रियली वेल। और सर आपने एक बात की कि हमें उस बच्चे के लेवल पे जाके जो है समझना होगा, तो कौन से लोग जो हैं वो इसमें लैग करें? क्या हमारे पेरेंट्स की जो है वो गलतियां या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की? सबसे पहले पूरी सोसाइटी, हमारे पूरे माइंडसेट का एक चीज ऐसी हुई है कि हम सबको कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसे होता है, सारे इस तरह से करते हैं, सारे इस तरह से करते हैं, तुमने भी ऐसे ही करना है। यार, इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। अब आप देखो कि एक वो सारी फील्ड जो पास्ट में बड़ी सक्सेसफुल कंसिडर की जाती थी, वो सारी फील्ड्स आज अवेलेबल ही नहीं है आपके पास, और बिल्कुल बदल के रह गए। और आपको क्या करना पड़ेगा, वो सब लोग जो आज की दुनिया में जरा आप देखें जो कामयाब हैं, या जिनको आप कहते हैं जो फेमस हैं, या वो लोग जिन्होंने पैसे ज्यादा कमा लिए हैं, वो सब वो काम कर रहे हैं जो बाकी सब ने नहीं किए। यानी आपके पास इस वक्त जो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन भी जो है, ही इज ऑल्सो डूइंग समथिंग जो बाकियों ने नहीं किया। तो हमें सबसे पहले ये एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि जो सब कर रहे हैं बेटा, तुमने भी वही करना है। उससे आप उसको डिफरेंट कर दें, आप उसको उसके लेवल पे जाके देख लें, उसके अंदर उसकी सोच क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो किस नजरिए से दुनिया को देखता है। आप जरा उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, और माइट भी अगर आप कुछ नहीं कर सकते, सो लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू।
अच्छा, आपकी बात से ही बात निकालना चाह रही हूँ। जैसे आपने कहा है कि जो पहले बिजनेस चल रहे थे आज वो कहीं नजर ही नहीं आते, और पहले जिसे हम बिल्कुल कुछ नहीं समझते थे आज उसी का बोलबाला है, लाइक डिजिटल दौर है, हर तरीके से हम ये चीजें देखते हैं। और आपने कहा है कि जी वीकनेस फाइंड करनी पड़ेगी, लेकिन आप ये देखें कि अब डिजिटल दौर है और हर किसी ने अपने ऊपर एक लिबादा ओढ़ा हुआ है, स्पेशली बच्चे तो आप ये समझ लें कि जो टीन एज हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने आप को उस तरह से कूल प्रेजेंट करते हैं कि हम उनकी असल शख्सियत को पहचान नहीं पाते। तो फिर ग्रूमिंग किस तरह से होगी, किस तरीके से उनकी असल को बाहर निकाला जाएगा? ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है। वी ऑल आर लिविंग अ फैब्रिकेटेड लाइफ। हम लोग अपने सोशल मीडिया पे जैसा प्रेजेंट करते हैं, वी ऑल आर लुकिंग सक्सेसफुल ओवर देयर, जैसे हमने पता नहीं क्या अचीव कर लिया और किस लेवल पे हम लोग पहुंचे हुए हैं। बट एज अ नेशन वी नो ग्राउंड रियलिटी हमें पता है कि वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, अब उसको भी करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, ये कोई गलत चीज नहीं है। हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको एलिमिनेट तो कर नहीं सकते। आप इसको एलिमिनेट कर दें सोसाइटी से तो आप वैसे ही बैकवर्ड हो जाएंगे। तो वो तो आप पे चल रहे हैं, आपके बिजनेसेस इसके ऊपर चल रहे हैं, आपके लोग आई मीन समहाउ देखें आज कितना बदल गया कि आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले, 15 साल पहले इवन अगर मुझे कोई काम करना था तो आई यूज्ड टू थिंक आई नीड अ वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट और बड़ी लर्निंग चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अ वेरी गुड पॉइंट इज कि बच्चे आज के अपने पेरेंट्स पे उस तरह से डिपेंडेंट नहीं है। आई मीन जो भी सोर्स है, इवन दे आर अर्निंग थ्रू टिकटॉक, दे आर अर्निंग थ्रू लेट्स सपोज यूट्यूब, जिस तरह से भी दे हैव बिकम सम जैसे वो कंफर्टेबल फील करते हैं, या जैसे भी वो जिस भी फील्ड के अंदर है, बट समहाउ दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू वर्क। और इवन जैसे आपने कहा कि बिजनेसेस कन्वर्ट हो गए हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, तो आजकल आप देखें कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पूरे नेटवर्क बनाए और वो अपने सोशल मीडिया से, डिजिटल मीडिया से वो बड़े आगे निकल गए। हमें सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस के साथ, क्योंकि एक कम्युनिटी पूरी है जो वैसे ही बैठ के इसको बुरा भला कहती जा रही है। आप इसको बुरा भला नहीं कह सकते, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप उसके लेवल पे जाएं, फिर जाकर उनको बताया जाए कि इसमें क्या इसके प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, किस तरह से आप इसको यूटिलाइज करो, किस तरह से यूटिलाइज ना करो, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको गाइड करो। सिर्फ ये कह देना कि यार ये बड़ी बुरी चीज है, सिर्फ ये कह देना कि अपना वक्त जाया कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। हमें थोड़ा सा उनके लेवल पे जाना पड़ेगा। वक्त बदल रहा है, जदीद हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है, आपको भी मॉडर्न होना पड़ेगा। बीइंग पेरेंट, बीइंग अ गाइडर, आपको भी मॉडरेट सोच के साथ आना पड़ेगा, एक बेहतर सोच के साथ आना पड़ेगा। तभी जाकर आप उनके लेवल पे जाकर उनको हेल्प आउट कर सकेंगे और उनको ये लगेगा ये जो बंदा बात कर रहा है, ये बंदा मुझे समझता है, ये मेरी इस ग्राउंड रियलिटी को अंडरस्टैंड करता है, तब मुझे मशवरा दे रहा है। ये इसलिए नहीं कर रहा कि खुद तो समझता कुछ नहीं और मुझे आके इन चीजों से मना करने लग गया, क्योंकि आप सिर्फ उसको मना भी नहीं कर सकते। आपको उसके लेवल पे जाके आपको खुद पहले उसके अंदर देखें, आप उसके बड़े हैं, आपको खुद उस लेवल पे जाना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर उसको गाइड करना पड़ेगा कि किस तरह से इसको प्रोडक्टिवली यूज किया जा सकता है। अच्छा, इसमें सारा जो गैप है वो मुझे लगता है कि दौर का भी है, क्योंकि मौला अली का भी कौल है कि अपने बच्चों को दौरे जदीद की तालीम दो। और दौरे जदीद में जो चीज चल रही है, शायद कि हमारे कुछ ऐसे, जैसे आपने भी कहा कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो यकीनन ये भी चीज है। तो आप ये देखिए कि इस गैप को इस डिजिटल दौर में जिस तरह हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से फ्रैंकनेस से, थोड़ी सी दोस्ती से ही फिल किया जा सकता है। बिल्कुल। आप ये देखिए कि हर दौर में ऐसा ही था। जिस वक्त हम बड़े हो रहे थे और वहां पे टेलीविजन का दौर था, उस वक्त भी यही होता था कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे डिडंट यूज्ड टू वॉच दैट टेलीविजन मच। लेकिन हमारे बारे में कहा जी अच्छा यार ये टेलीविजन बड़ा देखते हैं, बड़ा अपना वक्त जाया करते हैं। आज के दौर में हम कहते हैं मोबाइल बड़ा यूज करते हैं। आज से 20 साल के बाद एक नई प्रोडक्ट होगी, इंटरनेट के बाद कोई एक नई प्रोडक्ट होगी, या उसकी एक बड़ी एक्सटेंसिव फॉर्म मौजूद होगी जो हम कहेंगे यार ये बड़ा कर रहे हैं। दिस इज गोइंग ऑन एग्जैक्टली एट द सेम पैटर्न। हर नई आने वाली जनरेशन एक नए पैटर्न पे होती है। लेकिन कम से कम आप आज ये कर सकते हैं कि एक्सेप्ट कर लें कि जमाना चेंज हो रहा है। ये जो लोग कर रहे हैं, जो अगली जनरेशन करेगी, वो बिल्कुल डिफरेंट है उससे जो सब कुछ हमने किया। आपने बिल्कुल सही कहा, कम्युनिकेशन गैप है, जनरेशन गैप है, जिसको आपको खुद एलिमिनेट करना पड़ेगा इस माइंडसेट के साथ कि ये होता है और ये बिल्कुल सही है और ये होना ही है। देखें, आप अगर आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कि यार तुम वो काम करो जो आज से 40 साल पहले मैं अपने पेरेंट्स के साथ करता था, तो आप मुझे ये बताएं आप आगे जा रहे हैं कि उसको पीछे लेके जाना चाह रहे हैं। तो अगर वो सारी चीजें करने लग जाएगा जो आप किया करते थे आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले, या जिस तरह आपने जिंदगी गुजारी आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बच्चा भी वैसे ही जिंदगी गुजारे, तो आप तो उसको हिस्ट्री में, पास्ट में लेके जा रहे हैं। तो उसके आगे तो उसका फ्यूचर है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो हम सबको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा इन अ वे, go to their level, understand them and appreciate whatever they are doing in a way they are doing it productively, और उनके साथ मिलकर चलना पड़ेगा।
सर इसके साथ साथ मैं एक बात इधर ऐड करना चाहूँगा कि आप बात करें कि हमें उनके लेवल पे जाना पड़ेगा। जब हम देखते हैं कि हम उनके लेवल पे जाते हैं, उनसे बात करते हैं, जब कोई बच्चा जो है अपना फैसला सुनाता है तो एक बात जो है बहुत की जाती है, क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम अब फैसले करने लग जाओ, यानी कि बड़ों को भूल गए हो तुम। और एक बात जो है बड़ों की जानिब से या पेरेंट्स की जानिब से मुसल्लत कर दी जाती है कि जो मैं कह रहा हूँ वही तुम बनोगे, और तुम अपनी पसंद जो है उसकी पसंद को, उसकी क्रिएटिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। मैं ये एक्सट्रीमिज्म इज ऑलवेज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप कहें कि बहुत ज्यादा रिजिडली मेरी बात सुनो और जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वो करो, तो भी गलत है। अगर आप बच्चे को 100% फ्रीडम दे दें कि जो तुम करना चाह रहे हो अपनी जिंदगी में और जिस तरह से करना चाह रहे हो जाके कर लो, तो वो भी उसके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपने जिंदगी की हकीकतों को समझा है, आपने जिंदगी के तजर्बात लिए हैं, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको गाइड करें, उसको बिल्कुल ही अपने हाल पे ना छोड़ दें। क्योंकि अपने हाल पे रहेगा तो ऑफ कोर्स जाहिर बात है वो लॉसेस देखेगा, तो उससे भी बचाना है। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज सजेस्ट करूंगा, एक मॉडरेट लेवल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। मॉडरेट लेवल का मतलब ये है कि कुछ आप अपनी तरफ से गाइड भी करें और कुछ आप उसकी भी सुनें कि वो क्या चाह रहा है, और मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर फिलॉसफी में ना ये दो चीजें आती हैं, एक डिसिप्लिन होता है, एक मैक्सिम्स होते हैं। डिसिप्लिन कहता है कि आप उसको फोर्स करें दैट यू हैव टू डू दिस थिंग। मैक्सिम्स कहते हैं यू जस्ट टेल हिम that what could be the outcome of this product. For example, कि अगर तुम ये काम करोगे तो उससे ये नुकसान हो सकते हैं और ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप उसको दोनों साइड्स दिखा दें and let him decide what he wants to do. तो आपको एक मॉडरेट, एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अदरवाइज एक्सट्रीमिज्म जिस भी तरफ जाएगा या जिस भी तरफ ही ज्यादा इट्स गोइंग टू लीन टूवर्ड्स, वो गलत होगा। सर हमने अब चलते हैं अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप की जाए, तो हमारा जो स्टूडेंट है वो मैट्रिक कर लेता है, उसके बाद लाइन चूज़ करने में जो है बहुत इशू आता है, डायरेक्शन उसको मिल जाती है, लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि आजकल अगर पाकिस्तान की एग्जांपल ली जाए तो एक ज़माना था जब एमबीए का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, फिर आपके कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, और फिर मैथ कम्युनिकेशन का हमने देखा कि मीडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए जब आपकी जो फील्ड है उसमें सीट्स जो है वो ख़त्म हो जाए और आपके जो डिग्री होल्डर्स हैं वो ज़्यादा हो जाए? एक चीज़ और मैं भी ऐड करना चाहती हूँ, वो ये कि जब हम लोगों ने जब मैट्रिक किया तो एक वर्ड बहुत ज़्यादा था कि स्कोप, और हमारे पेरेंट्स यही कहते थे अगर तुम डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो तो यू फेल्ड, मतलब आप कुछ भी नहीं हो। चाहे वो आप इससे बियॉन्ड आप अगर फाइन आर्ट्स में भी कुछ करना चाह रहे हो, आप अपनी कुछ स्किल्स के थ्रू भी करना चाह रहे हो, तो आप ये देखें कि कहा जाता है कि अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं हो। तो आज इस सोच से किस तरह बदले, क्या चीज सिलेक्ट करें, क्या इस तरह से भी थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं। अच्छा, जैसे आपने क्वेश्चन में ही कहा कि एक वक्त था जिस वक्त आपके पास इंजीनियरिंग बड़ी पीक पे थी, फिर एक वक्त था जब एमबीए बड़ा पीक पे था, फिर मास मीडिया बड़ा पीक पे था, आज के दौर पे आईटी बड़ा पीक पे है। इसका मतलब है कि चीजें चेंज होती हैं, जो चीज आज पीक पे है वो कल पीक पे नहीं होगी। जैसे एमबीए आपने भी जिक्र किया कि वो पीक पे नहीं है, इसी तरह से एक वक्त आएगा जब शायद ये आईटी पीक पे नहीं होगा, जब मास मीडिया पीक पे नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो भी चीज आपको आज बेस्ट लग रही है, कुछ ही अरसे के बाद वो बेस्ट नहीं होगी। तो इसमें हमें चाहिए कि हम ये भी कहें कि यूथ के बरक्स हमें हमारे पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना है कि ज़माना बदल रहा है और आपको भी अब बच्चों के साथ थोड़ा सा मॉडर्न होना पड़ेगा। और सिर्फ पेरेंट्स नहीं है इसके अंदर, हमारे यहाँ पे कल्चर में, हमारे नेशन में दो लोगों की ट्रेनिंग होनी बड़ी जरूरी है, जो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पेरेंटल ट्रेनिंग और टीचर्स ट्रेनिंग, दोनों जान छुड़वाते हैं, दोनों समझते हैं वी आर द मास्टर ऑफ आवर फील्ड। दोनों को नहीं पता कि क्या करना है, किस तरह से करना है। दोनों सिर्फ एक सेट, अच्छा वो भी सेट पैटर्न भी क्या है जो हमारे बड़ों ने किया हमने वही रिपीट करना है। कम ऑन, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, फैसिलिटीज आर चेंजिंग, हर चीज चेंज हो रही है, हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब डेवलप्ड कंट्रीज को अगर देखें ना तो वहां पे पेरेंटल ट्रेनिंग बड़ी पीक पे है, वो बताते हैं। और अभी जैसे आपने कहा कि एक बच्चा मैट्रिक कर लेता है, उसके बाद उसने किस फील्ड में जाना है, मैं आपको बताऊं वो किस फील्ड में जाता है, जो उसके चाचू कहते हैं, जो उसके माँ कहते हैं, जो उसके दोस्त के बड़े भाई ने किया था तो वो भी कामयाब हो गया। और आप यकीन करें उसके बाद उसने वो डिग्री पूरी कर ली होती है, लेकिन शायद उसको उसकी डेफिनेशन भी मालूम नहीं होती। दैट्स ट्रू, क्योंकि किसी के कहने पे कर रहे हैं। आप किसी के कहने के ऊपर या किसी दूसरे शख्स की जिंदगी इस तरह से कामयाब हो गई है, वो पैटर्न अल्लाह ने आपके लिए हो सकता है ना लिखा हो, आपके लिए एक डिफरेंट चीज हो। अब किसी और ने ये कहा था, किसी और ने ये किया है, वो कामयाब हुआ है तो आप भी कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आई मीन आज आप पॉलिटिकल पार्टी बना लेके 22 साल बाद मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, हु नोज कि आप शायद ना बने, हु नोज कि आपको 40 साल भी लग जाए और आप किसी खाते में ना लिखे जाएं,
और हु नोज कि आप 4 साल बाद बन जाए। आई मीन आप इसको कुछ कह नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं पेरेंटिंग ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, पेरेंटिंग में आपको एक चीज, और इवन टीचर्स ट्रेनिंग में एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज द डिसीजन मेकिंग स्किल। फैसला करना सीखें। हमने सारी जिंदगी, बड़ों ने सारी जिंदगी बच्चों के ऊपर एक काम किया है, फैसला नहीं करना। हमसे आके पूछो हम तुम्हें क्या मशवरा देते हैं और उसने क्या कहा और उसने क्या कहा, तुमने फैसला नहीं करना। अगर वो खुद फैसला नहीं करेगा तो उसको फैसला करना आएगा कैसे? क्योंकि डिसीजन मेकिंग स्किल सिर्फ एक चीज से आती है, एंड दैट इज द रॉन्ग डिसीजंस। आप गलत फैसले लें, एक वक्त के बाद आप सही लेने लग जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने डे 1 के ऊपर पहला फैसला लिया और वही आपके बिल्कुल सही हो गए और आप, क्योंकि कामयाबी और जिंदगी का जो एक खुशहाल जिंदगी का जो एक सफर है वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, एंड दैट इज गुड वैलिड प्रोग्रेसिव डिसीजंस। तो वो आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो हमें इंडिपेंडेंट सोच बिल्ड करनी पड़ेगी। हमने पूरी कौम को डिपेंडेंट बना दिया कि जनाब मेरे से पूछा है तुमने, मेरे से पूछे बगैर तुमने किया क्यों ये काम, अब हो गए ना नाकाम, थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, कोई बात नहीं। मतलब डिसीजन मेकिंग मेरा ख्याल है उसके अंदर ऐड है। सर माशाल्लाह आप हमारी काफ़ी जो यूथ है उसके आइडल भी हैं, और मैं बात कर चलूँ, आप टीचर ट्रेनिंग की बात करते, इससे पहले आप लेक्चरर भी थे, तो उसमें आपने कोई कमियां जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग में जो है कमी फील की हो? रहीम आप ना एक दुखती रग पे पाँव रख रहे हैं। मैंने सिर्फ, मेरा ख्याल है 90% मैंने कमी ही देखी है, और ये एक वजह है जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना प्रोग्रेसिव नहीं है, या हमारा वो बच्चा आज अपनी पूरी डिग्री लेने के बाद भी जाकर कामयाब नहीं होता। सबसे पहले टीचर्स की साइड के ऊपर, टीचर्स दे देमसेल्फ आर नॉट ग्रूम्ड इन दिस कंट्री। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज ट्रू। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज होना, आपने अपना पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, आपको सफ़ा नंबर याद है, आपको लाइन का नंबर याद है, इससे काम खत्म नहीं हो जाता। आपको टीचर क्या था, टीचर वॉज अ रोल मॉडल। इब्राहिम टेल मी वन सिंपल थिंग, क्या आज का टीचर रोल मॉडल है? टीचर क्या था? टीचर वॉज अ नेशन बिल्डर। क्या आज का टीचर नेशन बिल्डर है? अगर तो आपके दिल से आवाज आती है यस, तो फिर ठीक है, सब कुछ चल रहा है, चलने दें। और अगर आपको डाउट होता है कुछ भी कि नहीं यार समथिंग इज फिशी हियर, इसका मतलब इस एरिया पे काम होने वाला है। काम किस पे होने वाला है? सबसे पहले, आई हैव सीन टीचर्स अब्यूजिंग इन द क्लासरूम। I have seen that. Exactly. I have seen teachers misbehaving with the student and then expecting कि तुम मेरी इज्जत करो। I have seen teachers lying. और अक्सर बुली भी करते हैं। या वो सब चीजें। टीचर को एक रोल मॉडल होना पड़ेगा, उसकी एक पर्सनैलिटी को पूरा हमें ग्रूम करना पड़ेगा। क्या वजह है कि आज के दौर में टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन हो गया है जो लीस्ट पेड है? व्हाट्स द रीजन? कोई तो रीजन होगी ना। आप एक क्लासरूम में जाएं और जाकर उनसे पूछें हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम अ सिंगर, एक्टर और थिंग्स लाइक दैट, मेरा ख्याल है 70% हाथ खड़ा कर देंगे। और आप उनसे पूछें आप में से कितने लोग उस्ताद बनना चाहते हैं, तो 1-2 ही हाथ मुश्किल से खड़े होते हैं। आप क्या हो रहे हैं कि हम लोग उसको बड़ा एक उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे और वो फील्ड नीचे से नीचे जाती जा रही है। मैं तो, मुझे एक बड़ा अफसोस है कि एजुकेशन के बारे में कहा जाता है इट्स द बेस्ट बिजनेस इन पाकिस्तान, कि जनाब आपके ओवरहेड बड़े कम है, आपकी कौन सी मशीनरी आपको चाहिए, यू जस्ट टेक अ प्लेस और एक ही क्लासरूम के अंदर, इट्स द बेस्ट बिजनेस। और आप जरा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुरू होते तो देखें, उसके बाद आप उसकी ब्रांचेस और उसके बाद उसकी ग्रोथ और बिजनेस ऑनर, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस आर बाइंग द इंस्टीट्यूट्स, और वो सब कुछ हो रहा है बिकॉज इट्स अ मनी गेम नाउअडेज। यार ये सिर्फ पैसा नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पैसा आप कमा लो, कोई नहीं रोक रहा, पैसा यहाँ पे मौजूद है तो ठीक है, अर्न इट, बट कुछ तो दो नेशन को, उसके बदले में एक प्रोडक्टिव चीज हमें देनी पड़ेगी। हम बच्चों की स्किल्स के ऊपर, टीचर्स की स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे। टीचर एक फनल है, अगर आपका टीचर ग्रूम हो जाए, he has this power, he has this capability that he can work, he can change the mindset of 60 students sitting in front of him. बहुत मासूमाना सवाल, सॉरी कट कर रहा हूँ, मुझे कट करना था। एक मासूमाना सवाल ये कि इन टीचर्स को ट्रेनिंग कौन देगा, इनको ग्रूम कौन करेगा, इनकी काउंसलिंग कौन करेगा? ट्रेनर्स मार्केट में मौजूद हैं, अगर आपके पास नहीं है तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, आप फॉरेन से, आपको जहां से लगता है कि यार अच्छे ट्रेनर आपके पास मौजूद हैं, उनसे बुला लें, एक ग्रुप की ट्रेनिंग कर लें, करवा दें, और उस ग्रुप को कह दें कि बाकी अपने पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी हैं, जितनी ब्रांचेस हैं, जाके वहां पे आप ट्रेनिंग करना शुरू करो। कहीं से तो इनिशिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले टीचर हिमसेल्फ इज नॉट विलिंग, इज नॉट अवेयर कि उसको टीचर्स ट्रेनिंग चाहिए। नंबर 2, इंस्टीट्यूट को जरूरत ही नहीं फील हो रही।
उसको लग ही नहीं रहा कि यार मैंने क्यों टीचर्स ट्रेनिंग करवानी है, मैंने यहाँ पे क्यों पैसा लगाना है, मैंने इनका क्यों टाइम लगाना है यहाँ पे। दे आर वर्किंग, हमारी मार्केटिंग से स्टूडेंट आके क्लासरूम में बैठ जाता है, हमें तो जरूरत ही नहीं है टीचर को ग्रूम करने की, टीचर तो फ्रंट फुट प्लेयर रहा ही नहीं ना। आप कौन से टीचर के नाम पे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं? यू थिंक अबाउट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड यू विल सी कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक ब्रांड है, उसमें टीचर कौन कौन से हैं, यू डोंट नो अबाउट दैट until or unless you are not sitting inside the classroom और आपको पता है कि ये मेरे टीचर हैं। टीचर को तो मार्केट कर नहीं रहे, he is not a front foot player। मार्केटिंग है, आपके पास सेल्स है, उस साइड के ऊपर उन्होंने सारा ध्यान रखा हुआ है। इंस्टीट्यूट्स को, आपके एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ एक चीज पे काम हो रहा है और वो है कंटेंट, कि आपने ये सारा रट्टा मारना है, ये सारा याद कर लो एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और आप उनको बता रहे हैं कि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो अपनी जिंदगी में नाकाम हो जाओगे। हालांकि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो ज्यादा कामयाब होकर नजर आ रहे हैं आपको। तो होता ये है कि आपको देखें, कुछ चीजें हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बिल्कुल नहीं है। बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल पे काम नहीं किया जा रहा, बच्चे के स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम नहीं किया जा रहा, उसकी प्रेशर हैंडलिंग के ऊपर काम नहीं किया जा रहा, उसके डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे काम नहीं किया जा रहा, उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर बात नहीं की जा रही, उसको जिंदगी से रिलेटेड इवन उसको ये नहीं बताया जा रहा कि आपने जब इंटरव्यू में जाना है तो जाके बात कैसे करनी है, उसको ये नहीं बताया जा रहा कि अगर आपने बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करनी है। कुछ भी नहीं किया जा रहा, जस्ट ये बताया जा रहा है कि ये कंटेंट है, ये किताब है, इसको सीख लो और दैट्स इट, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। उससे नहीं चलेगा, कंटेंट से बाहर निकलना पड़ेगा, उसकी पर्सनल थिंकिंग के ऊपर, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्रिएटिव थिंकिंग बिल्कुल अपने कोर्स से, उसके एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकाल के हमने रख दी कि तुमने सोचना कुछ नहीं है भाई, जो लिखा है किताब में एज इट इज जाके लिख दो तो तुम ठीक है, तुम्हें 10/10 मिल जाएंगे। अगर तुमने कुछ भी सोचा और कुछ भी अपनी तरफ से लिखने की कोशिश की तो वो क्योंकि किताब में नहीं होगा, सो यू विल गेट 0 मार्क्स ऑन दैट। थोड़ा अप्रिशिएट करना पड़ेगा क्रिएटिव थिंकिंग को, हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट करना पड़ेगा क्रिटिकल थिंकिंग को, कि अगर आप बीइंग इंस्ट्रक्टर एक लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और एक बच्चा आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जो माइट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक नहीं है, बट स्टिल इट हैज गिवन हिम एन एक्सपोजर कि अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है। कोई एक ऐसी सवाल पूछ लेता है तो आप उसको फौरन क्या करते हैं, आप उसको करते हैं डिस्करेज, कि मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, तुमने लेक्चर इंटरप्ट कर दिया। ऐसे लेक्चर को आपने क्या करना है जो आपने पूरा रट कर आए थे और आपने रटा हुआ सुना दिया है। आई मीन, डू यू रियली थिंक दैट पर्पस फुलफिल्ड? नॉट एट ऑल, बिल्कुल पूरा नहीं होता। उसका वो जो सवाल था, जो आपने सवाल को बिल्कुल डिस्करेज किया, जैसे भी मैंने आपको कहा कम्युनिकेशन स्किल पे काम नहीं हुआ। देखिए, सवाल पूछना इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। एक बच्चा जब स्कूल में होता है हम उसको कहते हैं सवाल नहीं पूछना, चुप करके बैठो, खामोशी रखनी है और सिर्फ लेक्चर सुनो। वो जो फैमिली में आके बैठता है उसको कहते हैं बेटा तुम अभी छोटे हो, बात नहीं करनी, चुप करके बैठना तुमने। अच्छा, फिर उसके बाद आपने उसका सवाल पूछना उसको मना कर दिया। और क्या होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सीखने का पहला अमल है सवाल। जब एक सवाल आपके जहन में आएगा तभी तो आप उसका जवाब ढूंढेंगे। आप देख लेना आपकी जिंदगी के अंदर, जब भी आपके जहन में कोई सवाल आता है कि यार ये चीज कैसे होती है, व्हाट डू वी गो टू गूगल, वी गो टू यूट्यूब, हम डिफरेंट सोशल मीडिया पे जाकर उसको सर्च करते हैं और वी फाइंड आउट द आंसर। होता क्या है, सवाल जहन में आया तभी ये हुआ। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में क्या किया जा रहा है, सवाल डिस्करेज किए जा रहे हैं, आपने पूछ नहीं सकते आप। तो मेरा ख्याल है आप उसको सिर्फ सवाल ही करने की इजाजत दे दें तो आपका लेक्चर चाहे डिलीवर ना हो, लेकिन जो एक्सपोजर उसके पास आएगा उसका कोई रद्द बदल नहीं है। जैसे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे उन्होंने एक और काम किया कि आपके जो छोटे लेवल की जो क्लासेस हैं वहां पे उन्होंने कहा बुक्स को रख दें आप साइड पे, हम काम करेंगे आपके एक्सपोजर पे, आपकी थिंकिंग पे, आपके प्रोग्रेसिव माइंडसेट के ऊपर, किस तरह से चीजें हो रही हैं, आपके विजन के ऊपर, कि मिसाल के तौर पे एक पौधा कैसे बड़ा हो रहा है उसको एक्सपीरियंस करते हैं और वो चीजें जाके देखते हैं। मार्केट में लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं उसको स्टडी करते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, कन्वर्सेट करते हैं। यू कम अप विद अ क्वेश्चन और हम उसके आंसर करेंगे, हम उसको सारा डिस्कशन पार्ट बनाते हैं, डिस्कस करते हैं उस चीजों को। हमने डिस्कशन को बिल्कुल रोक दिया, हमने सिर्फ ये कर दिया कि कंटेंट है, किताब है, रट्टा है और कामयाबी है। नहीं मिल रही कामयाबी, या तो आपका एक सिस्टम बड़ा अच्छा हो ना तो आप कह दें। मुझे तो एक और ये चीज समझ नहीं आती, जब एक किसी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या किसी एजुकेशन सिस्टम की तरफ से बात करते हैं, इतने स्कूल्स और बनाने की बात हो रही है और इतने कॉलेजेस और बनाने की बात हो रही है, यूनिवर्सिटीज और बनाएंगे। यार एक सिस्टम है जो एक प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं दे पा रहा, आप कह रहे हैं वैसा हम और बनाएंगे, और बना लेंगे, जरूरी है बनाना, लेकिन पहले ये करें कि इस एग्जिस्टिंग सिस्टम को थोड़ा बेहतर करें। बेहतर ऐसे करें कि बच्चे के पर्सनल एट्रीब्यूट बेहतर हों,
वो आपका बच्चे कॉन्फिडेंस उसके अंदर है नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस उसके अंदर है नहीं है कि सामने किसी से भी बात कर सके, किसी चीज की स्किल के ऊपर उसके काम नहीं हुआ, सिर्फ रट्टे पे काम हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा एक बीमारी है जिसको हमें उसका इलाज करना पड़ेगा, कि उसकी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। इल्लामा इकबाल ने कहा था कि इस कौम को तालीम की नहीं तरबियत की जरूरत है, और हम कह रहे हैं नहीं जी, हम इल्लामा इकबाल से भी ज्यादा सियाने हैं, हमें तरबियत पे काम ही नहीं करना। सर, इन सारी चीज़ों के बाद मैं अगर एक लफ्ज़ का जवाब चाहूँ एक क्वेश्चन के बदले में कि क्या है ये चीज़ एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पे, अगर आप एक वर्ड में समराइज कर दें इसको। इट्स जस्ट अ टूल टू कीप एवरीबॉडी बिजी। सिर्फ मसरूफ रखा हुआ, इट्स नॉट प्रोडक्टिव। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी, तो आपने 2-3 चीज़ें की कि इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पेरेंट्स की जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो ग्रूमिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करें, मैं एक पॉइंट जो है वो रेज़ करना चाहता हूँ कि हमारे आसपास से बड़ी आवाज़ आती है, कहा जाता है कि जिसको भी जो है कुछ प्रोफेशन नहीं मिलता, कुछ नहीं करना आता, तो वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। तो आपके मुताबिक जो है वो क्वालिफिकेशन ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर क्या होनी चाहिए? कोई डिग्री नहीं है, कोई शॉर्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एवरीबडी कैन बिकम द मोटिवेशनल स्पीकर हु हैज दिस एबिलिटी टू थिंक पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। अगर आप पॉजिटिव सोच सकते हैं, देखें लोग ना बड़े बेचारे, उनकी जैसे भी मैंने कहा, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सिखाई गई, उनको प्रेशर हैंडलिंग नहीं सिखाई गई, वो फौरन टेंशन में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। तो अगर आप ये पावर रखते हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं उसके साथ थोड़ा सा उसको पॉजिटिव साइड शो कर सकते हैं, आई गेस यू आर द मोटिवेशनल स्पीकर। तो उसकी सिर्फ एक डेफिनेशन है, स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली, स्टार्ट टेकिंग द पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर एंड यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर। यानी कि इसकी कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ आपको बात जो करनी है वो पॉजिटिव करनी है। And everybody is a motivational speaker. I mean, your father is a motivational speaker, your mother is a motivational speaker, your friend, your brother, sister, everybody is a motivational speaker. They all are also the psychologist. बल्कि आज के दौर में कभी तो हम किसी ऐसे बिल्कुल कह लें कि जैसे बुजुर्ग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि चिट्टा अनपढ़, उनके पास बैठे होते हैं, कोई एक लफ्ज हमें ऐसा मिल जाता है जो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, तो आई गेस वो भी फिर मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। लेकिन अच्छा, मुझे एक चीज की और रहनुमाई चाहिए जिस पर मैं जरूर जानना चाहती हूँ। देखिए, आपने टर्म यूज की है तरबियत की। अब बारहा हम यहाँ पर ये चीज देखते हैं कि एक बहुत ही क्वालिफाइड PhD डॉक्टर होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर की वो चीजें, उसकी बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं से, उसकी, मैं शायद वो अल्फाज नहीं बोलना चाहती हूँ, कि उसकी कुछ हरकत ऐसी होती हैं जो उसकी तरबियत को दूर दूर तक शो नहीं करती, चाहे वो औरत को देखकर हो, चाहे वो किसी बच्चे को देखकर हो। तो ये तरबियत वाला मैटर फिर कहाँ गायब हो जाता है? वो ये तरबियत और क्वालिफिकेशन का आपस में कोई लिंक नहीं है क्या? वो हरकत जो उसकी तरबियत पे उंगली उठाती हैं। जिन लोगों ने तरबियत करनी थी ना, आपने उसको मुआशरे में बिल्कुल इज्जत देना बंद कर दी। जिन लोगों ने तरबियत करनी थी, क्योंकि आपको तरबियत इंपॉर्टेंट नहीं लगी, तो तरबियत करने वाले लोग भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे। इमाम मस्जिद, आप मुझे एक बात बताएं, क्या इमाम मस्जिद को वो एक रुतबा मिलता है जो उसको मिलना चाहिए हमारे मुआशरे में? आई एम सॉरी टू से, नहीं मिलता। एक उस्ताद, वो एक तरबियत कर सकता था, क्या उस्ताद को आप वो वैल्यू देते हैं मार्केट में, सोसाइटी में? नहीं देते हैं। पेरेंट्स, क्या पेरेंट्स को आप उस तरह से समझते हैं कि यार यस दे कैन एक्चुअली, दे आर थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट अस? नहीं, हम उनके खिलाफ हुए होते हैं, बड़ों के खिलाफ हैं। तो ये जितने भी लोग हु वर देयर टू ब्रिंग द पॉजिटिविटी इन द सोसाइटी, जो कि एक तरबियत का काम करने वाले लोग थे, हमने उसको बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं समझा और हमने उसको साइड पे रख दिया। हमें क्या करना पड़ेगा? इन लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी और इन लोगों की बात को सुनना पड़ेगा, और यस, जैसे मैंने पहले कहा, और इन लोगों को खुद को भी ग्रूम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उस्ताद बन गए हैं तो डैट सेट, अब आपकी तरबियत, अब आप जो कहते रहेंगे, जैसे कहते रहेंगे, वो चलता रहेगा। जैसे आपने PhD की एग्जांपल दी कि लोग PhD कर लेते हैं, उसके बाद भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ नहीं आ रही दैट दे आर क्वालिफाइड। टीचर्स के साथ भी ऐसा ही है, पेरेंट्स के साथ भी ऐसा ही है। दे डोंट इवन नो कि कैसे बिहेव करना है बच्चों के सामने, वो लोगों के सामने जो हमें आइडियलाइज कर रहे हैं, उन लोगों के सामने कैसे बिहेव करना है। तो तरबियत को हमें सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दैट इट इज इंपॉर्टेंट। फिर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो लोग हमें तरबियत पे, हमारी तरबियत पे काम करते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट। उनको हमें वो दोबारा रोल मॉडल, उन्हें नेशन बिल्डर कंसीडर करना पड़ेगा। फिर ही जाकर मेरा ख्याल है हम तरबियत के ऊपर काम कर सकेंगे।
सर हमारे पास जो है वक्त कलील है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक पहले स्टूडेंट की लाइफ से चल रहे थे कि उसने मैट्रिक किया, फिर अपना करियर किस तरह चूज़ करना है, फिर अगर स्कूल में है तो उसकी ग्रूमिंग जो है किस तरह की जाए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। टाइम कलील है, हमारे पास जो डोमेन्स हैं ज़्यादा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक आधी डोमेन जो है उसको और कवर कर लिया जाए। जिस तरह आप बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं सर, पैगम्बरों का शेवा रहा है, पैगम्बरों का पेशा भी रहा है तजारत करना और बिजनेस करना, लेकिन आजकल के दौर में देखा जाता है कि बिजनेस करना मुश्किल है। क्या वाकई बिजनेस करना मुश्किल है या हम लोगों ने बना दिया? बिजनेस करना हर उस इंसान के लिए मुश्किल है जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट सोचता है, और हर उस इंसान के लिए आसान है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट सोचता है। यानी आपको बिजनेसेस के अंदर फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड यू विल बी इन द लॉस। एक बिजनेस कैसे चलता है, जैसे कहते हैं कि वो बिजनेस जो 5 साल समहाउ सर्वाइव कर जाए उसके बाद उसको कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आपके अंदर ये हिम्मत है कि 5 साल तक इवन व्हेन यू आर टेकिंग very less amount of money, the peanuts from your business, कि सिर्फ आपका गुजारा हो रहा है, but you are putting 100% dedication to your business, अगर तो आपके अंदर ये हिम्मत है, you have this courage, yes, you can become a businessman. अगर नहीं है, छोटी सोच है और नुकसान से जल्दी डर जाते हैं, फेलियर मैनेजमेंट नहीं है, आपके अंदर एक टीम बिल्डिंग स्किल नहीं है, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर नहीं है, आपके अंदर निगोशिएशन स्किल्स नहीं है, तो फिर बिजनेस बहुत मुश्किल है आपके लिए। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि बिजनेस पैसे से नहीं चलता। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं, पैसा लेकर मार्केट में आके पूरा इन्वेस्ट करते हैं, 1 साल नहीं गुजरता, 6 माह नहीं गुजरते, वो सारा बिजनेस बंद हो जाता है। लेकिन आपने बड़े लोग देखे होंगे हु स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी वेरी स्मॉल स्केल। जैसे आपको पता चलेगा कि यार इवन द रिचेस्ट पीपल और मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसेस, जैसे जनाब उन्होंने अपने गैराज से स्टार्ट किया था, एक छोटी सी दुकान से शुरू किया था, एक रेडी से स्टार्ट किया था और कितने बड़े बन गए। इसका मतलब है वो सिर्फ पैसा वहां पे नहीं था। हमें अपने इस कौम के बच्चों को ये बताना पड़ेगा, यू जस्ट स्टार्ट द बिजनेस इनिशियली, किसी भी छोटे लेवल से स्टार्ट कर लो बिजनेस को। ये बिल्कुल ऐसे ना समझो कि आपका बिजनेस बन गया, नाउ यू आर अ बिजनेसमैन, डे 1 पे एक बहुत आलीशान ऑफिस बनाएंगे हम लोग और ये बड़ी मर्सिडीज आपके बाहर खड़ी होगी। डे 1 पे ऐसा नहीं होगा, ये आगे जाके बाद में, ये बाद के लेवल्स हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव करेंगे। डे 1 के ऊपर स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, छोटे से काम से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज को सीखते रहें। जैसे भी मैंने कहा जितनी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, प्रेशर हैंडलिंग हो गई, निगोशिएशन हो गई, कन्विंसिंग हो गई, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गई, प्रोडक्ट प्रोडक्शन हो गई, ये सारी स्किल्स को आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहें। 5 साल सर्वाइव कर लें। अगर 5 साल सर्वाइव कर सकते हैं, यू विल बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन वन डे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, हम क्या करते हैं बिजनेस को डे 1 के ऊपर जब स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन आवर बिजनेस। एक बिजनेस जो होता है वो बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह होता है। when you get a newly born baby, how is it possible कि वो कल से जाएगा मार्केट और जाके जनाब आपके लिए कमा के लेकर आएगा? ऐसा नहीं हो सकता। in the beginning you have to take care of the baby. आपको उसके छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, even when he is not even responding to you, वो आपकी किसी बात को समझ भी नहीं रहा, आपको उसकी पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, पूरी उसकी केयर करनी पड़ेगी। और फिर कोई 18-20 साल के बाद वो बच्चे इस काबिल होगा कि आप कह सकते हैं जी अब हम इसके सहारे जा सकते हैं। सेम एज बिजनेस होता है, जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, शुरू में बिजनेस बिल्कुल वैसे एक छोटे बच्चे की तरह केयर मांगता है कि आप उसकी छोटी छोटी चीजों के ऊपर ख्याल रखें और आहिस्ता आहिस्ता सीखें, ग्रूम करें। फिर एक वक्त आता है 5 साल 10 साल के बाद कि अब एक आपका बिजनेस इस लेवल पे पहुंच गया है, नाउ बिजनेस कैन टेक केयर ऑफ यू। तो इट्स जस्ट लाइक द बेबी। लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी कि 5 साल ही लगे, 10 साल भी लगे। किसी का बिजनेस मैच्योर हो सकता है 1 साल में, किसी का 6 माह में, किसी का हो सकता है पहले महीने में मैच्योर हो जाए। So it all depends on the situation and all depends on the businessman and all depends on the exposure and the learning skills and abilities of the businessman. ओके सर, आपने इधर एक बात की कि बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास फेलियर जो है उसको हैंडल करने की हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। आपने शुरू में अपनी एग्जांपल दी थी कि आपने 11 जो है वो बिजनेस स्टार्ट किए और उसमें आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, आपने उसको किस तरह हैंडल किया? बाय क्विटिंग। मैंने बड़ा मुझे लगा और ये बड़ा मेरे लिए प्रोडक्टिव भी साबित हुआ। मैंने देखा कि अच्छा एक बिजनेस मैं स्टार्ट करता हूँ, अच्छा वो समहाउ थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट देता है, एक वक्त के बाद वो प्रॉफिट देना बंद करता है। मुझे लगता था कि यार बिजनेस का पोटेंशियल खत्म हो गया, दैट्स इट, छोड़ दिया जाता था।
कंसिस्टेंसी नहीं है ना, परसिस्टेंसी हमारे वो भी अंदर एक कहा जाता है ना कि आप करें जरूर, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ नहीं ठीक होगा है, तो तजुर्बा होगा और वो तजुर्बा ही काम आता है मेरे ख्याल से। एक वो जो पुशअप होता है स्टूडेंट्स और जो नई यूथ है वो ही कर नहीं पाती, ठीक है। और साथ ही साथ बातें बहुत सारी थी, ये भी चीजें डिस्कस करनी थी। बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें कीमती वक्त दिया, स्टूडियो में मौजूद थे, और स्पेशली मैं और मेरी विज नाइट की पूरी टीम आपको शुक्रिया कहती है। स्पेशली शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और हमारी नाजरीन के साथ साथ हमारी भी रहनुमाई